हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग PABT JEE के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द शो। फर्स्ट क्वेश्चन, वाटर एंटर्स थ्रू स्पीड V1 एंड लीव्स थ्रू स्पीड V2 एट पॉइंट B इन सिलेंड्रिकल ट्यूब AB। एक बार AB को आपने हॉरिजॉन्टल रखा, A से B हॉरिजॉन्टल रखा, एक बार A को ऊपर रखा, एक बार B को ऊपर रखा। तो आप देख सकते हो कि इस सब में स्पीड सेम होगी कि अलग होगी पूछा गया है। तो किस केस में सेम होगी? तो बर्नौलीज की इक्वेशन समझते हैं। P प्लस 1/2 रो वी स्क्वेयर प्लस रो GH कॉन्स्टेंट होता है। तो एज एरिया इज नॉट चेंजिंग स्पीड शुड रिमेन कॉन्स्टेंट। आप सोच रहे हो प्रेशर ऊपर जाने से ग्रेविटी स्पीड घट जानी चाहिए, बट क्या हो रहा है एक्चुअली? देखो, ऊपर जाने से प्रेशर घट रहा है, वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रहा है। तो P और रो GH एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, P और रो GH एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो V वाला टर्म चेंज नहीं होगा। एज A1 V1 इक्वल टू A2 V2 में A1 A2 सेम है, तो V1 V2 भी सेम होगा। तो इन ऑल केसेस A1 इज इक्वल टू A2 और V1 इक्वल टू V2। सो इन ऑल केसेस इट इज सेटिस्फाइड। सो ऑप्शन C इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन D इज करेक्ट आंसर। इन ईच केस इट इज करेक्ट। ओके, जब ऊपर जा रहे हो प्रेशर घटेगा तो उसका कॉम्पनसेशन पोटेंशियल जिला रहा है रो GH से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से ओपनिंग दी हुई है D हाइट पे, तो यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी √2GH। 2GH की वैल्यू D है। और यहाँ से यहाँ नीचे गिरने का जो टाइम होता है वो निकालना है आपको, सो दैट आप डिस्टेंस निकाल पाओ कितना दूर गिरेगा। तो टाइम होता है √2H/G। 2 इंटू H कितना है? टोटल हाइट में से D निकाल दो, H-D/G। अब रेंज क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम कर लेते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर से √G कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ार 4, 4 का रूट 2 हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। 2 टाइम्स √D इंटू H-D। दिस शुड बी द आंसर फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड। तो ऐसा ऑप्शन मेरे को मिल रहा है ऑप्शन C से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट शॉर्ट डायमीटर दिया हुआ है, फॉल्स थ्रू वर्टिकल कॉलम, वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस कवर्ड दिया हुआ है। तो आपको पता है नीचे mg लग रहा है, ऊपर लग रहा है बॉइंट फोर्स, ये दोनों कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा RV v के साथ बदल रहा है। तो इनिशियली ग्रेविटेशनल फोर्स और डिफरेंस ऑफ बॉइंट फोर्स ज़्यादा है कंपेयर टू विस्कस फोर्स, तो वो इनिशियली वेलोसिटी बढ़ती है। बट ऐसे ऐसे वेलोसिटी बढ़ रही है, विस्कस फोर्स भी बढ़ रहा है, तो एक समय आ जाएगा जहाँ पर वेलोसिटी बढ़ने का रेट खत्म हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी अचीव हो चुकी है। तो वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन बढ़ने का रेट घट रहा है, बिकॉज विस्कस फोर्स बढ़ रहा है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, वापस 0 तो नहीं हो रहा है, और कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं हो रहा है। ये आंसर होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर रहा है, यहाँ पर स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हो स्लोप छोटा है, लेट अस से θ2। इनिशियली स्लोप थोड़ा ज़्यादा था, θ1। तो स्लोप घट रहा है, मतलब एक्सेलरेशन घट रहा है, और घट के 0 हो जाएगा, तब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। सो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट बिल्डर ग्राफ आते हैं तो आपको बहुत ईजी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिंग रेन ड्रॉप्स एक्वायर टर्मिनल वेलोसिटी। ऐसा कोई रूल है क्या? हाँ, बहुत दूर से गिर रहे रेन ड्रॉप्स तो डेफिनेटली बीच ना बीच कहीं ना कहीं टर्मिनल वेलोसिटी आ गई, इसलिए हमको बहुत स्पीड से टकराते हुए नहीं दिखेंगे। ये सही है। ए कांस्टेंट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑलवेज रिजल्ट्स इन एक्वेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। ऑलवेज एक गलत शब्द है, मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली यहाँ पर विस्कस फोर्स है, यहाँ पर कांस्टेंट फोर्स है कुछ mg जैसा, तो टर्मिनल वेलोसिटी आ सकती है। बट मैं हाइट इतनी कम लूँ कि भाई ये वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर रहे हैं, इससे पहले ही वो टकरा जाए ग्राउंड को, ऐसा हो सकता है। तो ये ऑलवेज वाला वर्ड लिख के इन्होंने गलत कर दिया यहाँ पर, तो इसलिए ये फॉल्स है, ये ट्रू है। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्क डन इन मूविंग दिस फ्रॉम दिस। ये एरिया से इस एरिया को, सोप फिल्म बोला गया तो एरिया को डबल लेना है, याद रखना। ओके, सोप फिल्म बोला तो एरिया को डबल लेना है। तो वर्क इक्वल टू टेंशन इंटू एरिया इंटू ट्वाइस, चेंज इन एरिया इंटू ट्वाइस, चेंज इन एरिया इंटू ट्वाइस। तो वर्क डन आपको दे दे 2 × 10⁻⁴। सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है वही पूछा गया है। ओके, T एरिया का चेंज, एरिया कितना था? 60 था इनिशियली, बाद में 110, तो 50 का चेंज आया।
इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर को इंटू 2 करना पड़ेगा आपको। ओके, तो आप -4 काट सकते हो, तो आपको क्या बच रहा है, 2 इंटू 10⁻² बच रहा है ना। ये -4 है, -4 कट गया, ये 100 यहाँ जाके -10⁻² हो गया। तो टेंशन इज 2 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर और जूल पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो एरिया को ट्वाइस लेना भूलना मत। ओके, सोप फिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस, सोप बबल अगेन 2 times एरिया। ओके, इज द सरफेस टेंशन ऑफ सॉल्यूशन इज दिस मच। ओके, तो वर्क डन निकालना है आपको, तो πr², 4πr² आपका एरिया होता है। ओके, सोप बबल को ब्लो करना है, इंटू सरफेस टेंशन इंटू ट्वाइस विल गिव यू द वर्क डन। ओके, 8πr² कर दो, 8πr² कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो t दे दिया आपको, 4 दे दिया, पाई दे दिया, r² दे दिया, r की वैल्यू दे दी है ना, इंटू 2 भी करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 8π r कितना है, 2/10 का स्क्वेयर इंटू 6 कितना है, टेंशन कितना है, 6 इंटू 10⁻²। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे, आप इजीली आंसर पहुंच जाएंगे। ये 10⁻⁴ हो गया। ओके, और पाई को पाई रहने दिया उन्होंने, 4 इंटू 24 इंटू 8 है ना, तो 24 इंटू 4 करो, 96, 96 2 ज़र 192, आपको सही आंसर दिख रहा है 192 पाई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड रेडियस आर कोलिज टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर, वॉल्यूम वी। तो एनर्जी का डिफरेंस का फॉर्मूला आपको पता है, उसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना है। एनर्जी डिफरेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, n⁻⁴ -1 है ना, एनर्जी इनिशियल 4πr²t। इसको मैं 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 4/3 पाई हो गया, r/3 से मल्टीप्लाई और r/3 से डिवाइड, तो ये r/3 मिला के ये पूरा वॉल्यूम हो गया, 4/3 पाई r³ ये वॉल्यूम हो गया। और ये 3 इंटू वॉल्यूम, ये r को नीचे ले आओ, n को लिख सकते हो स्मॉल r बाई n⁻⁴ को कैपिटल R बाई स्मॉल r लिख सकते हो, कैपिटल R बाई स्मॉल r -1 इंटू 1/r 3VT ऐसा लिख सकता हूँ। r को अंदर मल्टीप्लाई कर लो 1/r को, तो ये 1/r - 1/r 3VT हो जाएगा, ऐसा फॉर्मूला आ जाएगा 3VT। तो एनर्जी रिलीज का फॉर्मूला 3VT 1/r - 1/r हो जाना चाहिए। तो ऐसा आंसर मेरा ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर ड्रॉप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज ब्रोकन इनटू 64 पार्ट्स। तो n की वैल्यू 64 दी हुई है आपको, और r दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻² मीटर्स। ओके, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 75 10⁻⁻3, सरफेस टेंशन 75 10⁻⁻3 न्यूटन पर मीटर। इन दिस प्रोसेस द गेन ऑफ सरफेस एनर्जी विल बी, गेन ऑफ सरफेस एनर्जी, तो डेल्टा ही एनर्जी पूछी गई है। तो आपको बड़ा ड्रॉप को वो ड्रॉप से कर गया तो एनर्जी गेन होती है, एनर्जी सरफेस एनर्जी गेन होती है। तो अभी फॉर्मूला सीखा था हमने, डेल्टा इक्वल टू n⁻⁴ -1 गेन इंटू 4π कैपिटल R²t, ये कैपिटल R है। ओके, स्मॉल r इसका 64/3, तो 64 पावर 1/3 इज 4 पावर 3, 4 - 1 3, 64 का 1 पावर 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 क्यूब होता है इसलिए। तो 4 - 1 3, 3 4 ज़ा 12। अच्छा, इंटू सरफेस टेंशन, और एक बार 2 बार देख लेते कौन सा ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है तो एक ही बार है, अगर सोप फिल्म होता तो 2 बार होता है ना, तो इसका ध्यान रखना है। 3 4 ज़ा 12, 12 इंटू सरफेस टेंशन इंटू r², ये करो आप सॉल्व, तो आपको इजीली 2.8 दिख जाएगा 10⁻⁴। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसर्शन रीजन टाइप है, क्लोथ्स कंटेनिंग ऑयल और ग्रीज कैन नॉट बी क्लीन बाय वाटर वॉश। तो ऑयल और ग्रीस जो होते हैं जिद्दी होते हैं, थोड़ा पानी से निकलते नहीं है, तो इनको निकालने के लिए ड्राई क्लीन्स कराने पड़ते हैं जनरली। तो बिकॉज यहाँ पर वाटर से क्लीन नहीं होते, तो उसको कुछ ऐसे सॉल्यूशन के साथ जिसके साथ वो अटैच हो पाए, वैसे सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो वो उसके साथ निकल जाएंगे और इससे अलग हो जाएंगे, क्लोथ से अलग हो जाएंगे।
तो इसलिए वो ट्रू है, आपका स्टेटमेंट ये ट्रू है। बिकॉज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ऑयल एंड ग्रीस एंड वाटर इज ऑब्ट्यूज, तो इनके बीच में एंगल कितना है, ऑब्ट्यूज है, तो मोर देन 90 है, तो ये डिप वो उस तरफ चला जाएगा, सॉलिड की तरफ चला जाएगा, मतलब क्लॉथ की तरफ चला जाएगा। तो ऐसा कोई सरफेस के साथ लिक्विड का लेने से जो एक्यूट एंगल बना रहा है इसके साथ, तो वो उसकी तरफ मुड़ पाए और उसकी तरफ अट्रैक्ट हो पाए, है ना। तो ये भी ट्रू है, रीज़न भी सही है। तो ऐसा रीज़न ऑप्शन ए, रीज़न भी करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट बिल्डर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इनटू ए लिक्विड, द लिक्विड नेदर राइजेस और फॉल्स इन द कैपिलरी, द कॉन्टैक्ट एंगल मे बी 0। तो ये गलत स्टेटमेंट है, ओके। तो 0 डिग्री हमारा कॉन्टैक्ट एंगल होता है वाटर का, और राइज होता है, हमने देखा हुआ है, तो ये तो फॉल्स है, परम सत्य नहीं है। कॉन्टैक्ट एंगल बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड एज वेल, ये सही है। ये कॉन्टैक्ट एंगल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, हमको पता है, तो ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM with a time period t and amplitude a, the shortest time taken to reach a by root 2 from its mean position। तो a by root 2 45 डिग्रीज पे आता है, तो आपको एंगल्स याद होने चाहिए। 30 डिग्रीज पहुंचने के लिए t/12 टाइम लगता है, जो 0 से a/2 होता है। 0 से a/√2 दैट इज़ 45 डिग्रीज में t/8 टाइम लगता है। 60 डिग्रीज के लिए √3/2a के लिए t/6 टाइम लगता है। 90 डिग्रीज के लिए कहीं पर भी t/4 टाइम लगता है। एंगल्स आप 0 से 360 में अगर SHM को डिवाइड कर लेते हो, तो आपको ये एंगल्स की वैल्यूज याद हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसमें a/√2 45 डिग्रीज पे आता है, तो t/8 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, SHM ऑफ ए पेंडुलम इज t, टाइम टेकन फॉर 5/8 ऑसिलेशंस। तो देखो 5/8 ऑसिलेशन का मतलब देखो, ये आधा ऑसिलेशन, उसके बाद कुछ और ऑसिलेशन हो रहा है। तो 5/8 को मैं पहले लिख दूँ 4/8 प्लस 1/8। 4/8 हो गया आधा ऑसिलेशन, तो इसका टाइम पीरियड हो गया t/2। 1/8 ऑसिलेशन का मतलब क्या हुआ, यहाँ से या 1/4 ऑसिलेशन है, तो 1/8 मतलब 1/2 टाइम डिस्टेंस। तो यहाँ से a/2 डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, मतलब एम्पलीट्यूड का आधा। एम्पलीट्यूड अगर आपका a है, उसका आधा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो उसको 1/8 ऑसिलेशन। तो a/2 यहाँ से 30 डिग्रीज पे होता है, तो 30 डिग्रीज के लिए टाइम होता है आपका t/12। तो t/2 प्लस t/12, t/2 प्लस t/12, 12 को एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर 6 + 1 7 t हो जाएगा। तो मेरा आंसर 7 t/12 आंसर आने वाला है। तो इसमें अल्फ़ा बीटा के टर्म में अल्फ़ा की वैल्यू पूछी हो तो 7 है, बीटा की वैल्यू पूछी हो तो 12 है। तो क्वेश्चन में पूछा है अल्फ़ा इज 7, ओके। ऑप्शन सी ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। SHM कर रहा है पार्टिकल, यहाँ से यहाँ ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ पर ऐसी हाइट है जहाँ पर मैक्सिमम का आधा है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है आपकी ए ओमेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा। तो ए ओमेगा का आधा है आपका, ओके। आपका पार्टिकल वेलोसिटी कितना है, ए ओमेगा/2 है, आधा वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम। वो कहा, उसका पोजीशन लिखना है आपको, पोजीशन पूछा गया है। तो पोजीशन निकालने के लिए ω√a² - x² लगा सकते हो, ω√a² - x² लगा दो, तो ओमेगा कैंसिल हो गया, स्क्वायर कर लो तो a²/4 = a² - x²। रीशफल कर लो तो √3/2 दिख जाएगा आपको, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन। तो आपका पोजीशन हो गया √3/2 पे, मैक्सिमम, हाँ, वेलोसिटी मैक्सिमम का आधा मिलेगा वेलोसिटी, ओके। चलो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लॉट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस एक्स का ग्राफ दिया हुआ है। तो ये v मैक्स है, तो ये a ओमेगा है और ये a एम्पलीट्यूड है। आपको पूछा गया है टाइम पीरियड, तो भाई a ओमेगा पता है, a पता है, तो ओमेगा आ गया, डिवाइड कर दो 0.4 = a ओमेगा। a कितना है 10 × ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू 4/100 है, ओके। अब आपको टाइम पीरियड पूछा गया, टाइम पीरियड पूछा गया, ये मीटर पर सेकेंड, ये सेंटीमीटर में। प्रॉब्लम क्या है, सेंटीमीटर में तो बाई 100 भी लिखना चाहिए यहाँ पर, तो × 100 भी हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 100 कट जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू 4 है। ओमेगा होता है 2π टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2π/4 हो जाएगा, तो ये π/2 हो जाएगा। सो दिस इज अगेन ए इजी क्वेश्चन, π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरा आंसर ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वाइब्रेटिंग पार्टिकल सिंपल और मोशन, एम्पलीट्यूड 4 है, एम्पलीट्यूड 4 दे दिया आपको। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स एनर्जी इज हाफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड हाफ द काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड 4 है, एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक। तो टोटल एनर्जी आधा आधा है तो इक्वल है, एनर्जी इक्वल होता है, एनर्जी इज इक्वल एट T/8 और पोजीशन पूछा जाए तो A/√2। तो यहाँ पर पोजीशन पूछी है तो A कितना है 4/√2, मतलब 2√2 हो जाएगा आंसर। तो 2√2 पे डिस्टेंस पे आपका इक्वल एनर्जी होगा। एनर्जी इक्वल होती है, टाइम पूछा जाए तो T/8 का ऑड मल्टीपल, T/8, 3T/8, 5T/8, और पोजीशन पूछा जाए तो A/√2 या -A/√2 होता है। तो इसमें आंसर A/√2, 4/√2 इज 2√2। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग SHM इज 80 joules. What is the potential energy when the particle is at 3/4 of amplitude? ओके, टोटल एनर्जी 80 दे दी बेटा, ये एनर्जी है। ओके, when the particle is at a distance of 3/4 amplitude, 3/4 amplitude मतलब 3/4 टाइम्स A, वहाँ पर पार्टिकल है। फ्रॉम द मेन पोजिशन, पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² होता है। तो ये 1/2 k A² की वैल्यू ये है। ओके, SHM की वैल्यू दे दी आपको। तो पोटेंशियल एनर्जी चाहिए U, हमको नहीं पता कितना है, बट 1/2 kx², x की वैल्यू कितनी दी है आपको 3/4a, 3/4a का स्क्वायर कर दो। अब इनको डिवाइड कर देते तो U/80 1/2 k कट जाएगा, A² कट जाएगा, तो ये 9/16 हो जाएगा। 3/4 का स्क्वायर 9/16, 16 जाता है 5 टाइम्स, तो U की वैल्यू 9 5 45 जूल्स हो जाएगी। आप चाहे तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल के सपरेट कर सकते हो। पोजीशन दे दिया तो V = ω√A², बट वो लंबा तरीका है, मैंने शॉर्ट तरीका बता दिया आपको, ये इजी तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 जूल्स ऑप्शन मेरा डी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज, एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में कनेक्ट किया। द रेशियो ऑफ द टाइम फ्रीक्वेंसीज इज, तो देखो सीरीज में है तो इसका k इक्वलेंट हो जाएगा आपका k/2, बिकॉज सीरीज में फॉर्मूला होता है 1/k इक्वलेंट इक्वल 1/k1 + 1/k2, तो दोनों इक्वल है इसलिए 2/k उल्टा करो k/2। पैरेलल में k इक्वलेंट हो जाएगा 2k, पैरेलल में 2 बिकॉज k + k, k1 + k2 होता है। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू k, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2π√k/m होता है। तो आपको फ्रीक्वेंसी का रेशियो f1/f2 पूछा है, तो प्रोपोर्शनल टू √k1 मतलब k/2 डिवाइड बाई k2, मतलब इस पैरेलल कंडीशन के लिए 2k, k कट जाएगा, 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा, 1/4 का रूट 1/2 हो जाएगा, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, particle at the end of spring executes SHM with a periodic motion T1 while corresponding period for and the spring is T2. If the period of oscillation with the two springs in series is, देखो सीरीज का फॉर्मूला 1/k इक्वलेंट इक्वल 1/k1 + 1/k2 है, ठीक है। टाइम पीरियड 1 के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज प्रोपोर्शनल टू 1/k √k। तो यहाँ पर जहाँ पर 1/k दिख रहा है वहाँ पर क्या लिख सकते हो, T² लिख सकते हो, या मैं लूँ T² इज प्रोपोर्शनल टू 1/k, है ना। तो मैं इसको डायरेक्टली कैपिटल T² लिख सकता हूँ, जो नया टाइम पीरियड होगा। इंडिविजुअल ऑसिलेशन k1 के लिए टाइम पीरियड T1 दिया है, तो T1² और इसके लिए T2² हो जाएगा। तो इस तरह का आंसर मेरे लिए दिखना चाहिए ऑप्शन में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, अगर इसी क्वेश्चन को पैरेलल में कनेक्ट करते, ये किस में कनेक्ट किया हमने, सीरीज में कनेक्ट किया, सॉरी सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट करते तो k1 + k2 होता, तो 1/T1² + 1/T2² 1/T1² + 1/T2² इक्वल 1/T² आता, या T⁻² इक्वल T1⁻², T1⁻² ऐसा आता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पार्टिकल इक्वेशन इज गिवन, द एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज, तो इसका SHM का एम्पलीट्यूड, तो ये दोनों परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है तो इनका स्क्वायर करके ऐड करना चाहिए 5√2
का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये ए नेट हो जाएगा। ए नेट का फॉर्मूला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, बट इनके बीच में एंगल 90 है, कॉस 90 0 होता है। तो यहाँ पर आप 5√2 को कॉमन कर लो तो √2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 10, 5√2 इंटू √2 2 2 5 is 10। ओके, तो 10 आंसर इसका आ जाएगा सेंटीमीटर में, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पर्सन लिफ्ट में है तो पेंडुलम ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन g/4, तो यहाँ पर इसके ऊपर सूडो लगेगा g - g/4। ओके, तो देन द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम विल बी, सिंपल पेंडुलम इनसाइड, तो t = 2 पाई √L/g होता है ना। टाइम t सेकेंड से स्टेशनरी लिफ्ट में, अपवर्ड्स विद एक्सेलरेशन g/4, इफ एक्सेलरेट अपवर्ड्स, ऊपर जा रही है तो सॉरी नीचे उड़ो g/4 प्लस हो जाएगा, तो g + g/4 यहाँ लिख दो। तो ये आपका 2 पाई रूट, ये 5g/4 है, 4 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे रह जाएगा और ये g हो जाएगा। तो 2 पाई रूट L/g, 2 पाई रूट L/g आपका रेगुलर फॉर्मूला है। √4/5 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो √4 को 2 लिख सकते हो, 2/√5 टाइम्स इनिशियल टाइम पीरियड, ये t डैश की वैल्यू 2/√5 टाइम्स हो जाएगी, 2/√5 टाइम्स हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन मेरा ये 2/इंटू नहीं है, ये इंटू है, यह डिवीजन है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये इंटू में है, ये डिवीजन में, डिवीजन सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैनोमीटर कनेक्टेड टू ए क्लोज्ड टैप रीड्स 3.05 पास्कल एंड अनदर वन इज रीडिंग 3 पास्कल। तो कुछ मैनोमीटर है, यू शेप है कि नहीं बताया नहीं हमको। ओके, कैसा भी मैनोमीटर हो, दो एंड्स के बीच के रीडिंग आपको दिया 3.5 और 3, 10⁵ पास्कल रीडिंग दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज, तो आप बेर्नॉइज इक्वेशन लगा दीजिए। देन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज, वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज क्लोज्ड पाइप टैप एंड रीड्स, क्लोज एंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक एंड पे 0 है, तो 3.5 इंटू 10⁵ प्लस वेलोसिटी 0, ये मैंने क्या लिखा, p + 1/2 ρv²। हॉरिजॉन्टल पाइप बोला था, हाइट का वेरिएशन नहीं है, इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ प्लस 1/2 रो वाटर बोला गया है, तो 10⁵ डेंसिटी इसकी 1000 इंटू v²। तो आप देख सकते हो 3.5 - 3 0.5, तो इसको मैं 1/2 10⁵ लिख सकता हूँ, इधर ले लो 1/2 10⁵ दिख रहा है, v², 1/2 कट जाएगा और ये 1000 10⁵ हो जाएगा, 10⁵ इज v², v = 10 मीटर/सेकेंड। तो ये आप आंसर 10 मीटर/सेकेंड लिख सकते हो इसका, तो 10 मीटर/सेकेंड इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A soap bubble in vacuum has a radius of 3 cm and another soap bubble is having radius of 4 cm. If they are two collides under isothermal conditions, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तो आइसोथर्मल कंडीशंस में कोलिज हो रहे हैं, तो आइसोथर्मल कंडीशन में मिक्स होने का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के टेम्परेचर्स कांस्टेंट है बिफोर एंड आफ्टर। अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो सरफेस एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो सरफेस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। तो सरफेस एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, तो आप 4 पाई R² इंटू टी मस्ट बी इक्वल 4 पाई R1² टी प्लस 4 पाई R2² इंटू टी लिख सकते हो। 4 पाई कट जाएगा, टी कट जाएगा, R² इक्वल टू R1² प्लस R2²। तो R² हमको अननोन है, R1 पता है 3 का स्क्वायर है, R2 पता है 4 का स्क्वायर है। तो आप देख सकते हो 25 का रूट 5 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बिग ड्रॉप इज फॉर्म बाय कोलिजिंग 1000 ड्रॉप्स, तो n की वैल्यू 1000 दी हुई है ऑफ वाटर। इफ E1 विद द टोटल एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉप्स, तो E1 टोटल एनर्जी है n⁻⁴ माइनस n⁻⁴ इंटू 4 पाई R² टी। E2 भी द सरफेस एनर्जी ऑफ द सिंगल ड्रॉप, देन E1/E2। तो E1 क्या है, एनर्जी ऑफ 1000 ड्रॉप्स, तो n⁻⁴ 4 पाई R² टी है। E2 कितना, एनर्जी ऑफ
वन ड्रॉप दैट इज़ 4 पाई टोटल बड़ा ड्रॉप 4 पाई आर स्क्वायर टी। तो इनको डिवाइड करना है आपको बस, तो आपको दिख रहा है n पावर 1/3 आंसर है। तो ये 1000 पावर 3 10 पावर 3 होल पावर 1/3, तो ये हो जाएगा 10 आंसर। ये प्रॉपर क्यूब रूट है 10, तो आंसर हो जाएगा x की वैल्यू क्या है 10:1, ये 10/1 आ रहा है तो 10 आंसर हो जाएगा इसका। आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो इजी क्वेश्चन है, आप लोग अगर फॉर्मूलाज ढंग से पढ़े हो तो 1-2 लाइन में आंसर कर पाते हैं। A particle is oscillating according to the equation so and so, where t is in second. The point moves from position of equilibrium to maximum displacement in time t. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मैं देख सकता हूँ 0.5 पाई, तो इसको मैं 2 पाई टी से इक्वेट कर दूँ तो टी पाई पाई कट जाएगा और टी की वैल्यू 4 सेकेंड्स है। बट हमको पूछा गया है मीन से एक्सट्रीम, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन का टाइम, तो ये t/4 होता है। तो आपका टाइम जो है वो 4/4 1 सेकेंड लगने वाला है। तो आंसर 1 सेकेंड से, यहाँ 1 लिख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर आफ्टर 3 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। ओके, टाइम पीरियड इज अगेन इजी क्वेश्चन। तो आफ्टर 3 seconds it from mean position it's equal to half of the amplitude। तो x = 0 से a/2 जाने में 3 सेकेंड लग रहे हैं, बट हमको पता है a/2 जाने में कितना टाइम लगता है, टोटल टाइम पीरियड का 12 टाइम्स। ओके, मतलब t = 3 = t/12 है। 30 डिग्रीज है ना, ये 30 डिग्रीज कवर हुआ है यहाँ पर। तो t की वैल्यू 36 सेकेंड्स, t की वैल्यू 36 सेकेंड्स। अब यहाँ से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम पूछा होगा। द टाइम पीरियड ऑफ हार्मोनिक मोशन इज, टाइम पीरियड पूछ रही है आपको, तो टाइम पीरियड तो पूछ रहा है तो और इजी बात है 36 सेकेंड्स। मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से यहाँ जाने का टाइम, तो आप निकाल सकते हो 60 डिग्रीज के लिए 36/6 6 सेकेंड होते हैं। टोटल t/4 टाइम होता 9, ओके 9 सेकेंड्स होता, तो 9 में 3 यहाँ कंज्यूम हो गया तो ये 6 सेकेंड होता। ओके, तो इस तरह सोच सकते हो। इसका आंसर है 36, इजी क्वेश्चन। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सोल्यूशन। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। Please like and share. Have a great day. Bye bye.